नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं और उन शख्सियतों को जो माशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। और इसी सिलसिले में हमने आज जिस मेहमान को मदऊ किया है वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से मनवाए हैं और फ़िलवक़्त अमेरिका में रहते हैं। हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहने के बावजूद उनकी दिलचस्पी फ़िल्मों से बहुत ज़्यादा है। फ़िल्मों से है, हिदायतकारी से है। वो अच्छे राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, यानी फ़िल्म साज़ी से वो बहुत क़ुर्बत रखते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने अब तक 3 फ़िल्में बनाई हैं और फ़िल्मों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये माशरे को, सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देते हैं, एक अच्छा पैगाम देते हैं और इसी तरह के बेहतरीन पैगाम देने की कोशिश की है राज आर। फ़िल्मी दुनिया में ये राज आर के नाम से मशहूर हैं, जबकि जो उनकी अपनी दुनिया है उसमें वो राज रच्चा-कुंडा की हैसियत से जाने जाते हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं राज आर, जो हमने मदऊ किया है आज उन्हें। आपका बहुत-बहुत वेलकम है। थैंक यू सर। जी। और आपके बारे में ये बता दूँ कि ये उर्दू शायरी से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और उर्दू शोरा के बारे में ऐसे सवालात करते हैं कि सामने वाला पैदल दिखाई देता है। लेकिन जहाँ तक इनके शौक़ का, इनके टेस्ट का सवाल है, तो ये गैर मामूली है और बहुत खुशी की बात है कि इस तरह की जो शख्सियतें होती हैं वो माशरे को साफ़ सुथरी फ़िल्में दे रही हैं। अब हम इनके फ़िल्म की बात करेंगे। हैदराबाद के मुख्तलिफ़ थिएटर्स में इनकी एक फ़िल्म चल रही है जो इन्होंने बनाई है 8 AM मेट्रो। 8 AM मेट्रो की जो कहानी है मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम डायरेक्टर साहब के पास पहुँचेंगे। तो वो कहानी ये है कि 2 अजनबी हैं, एक हीरो, एक हीरोइन, यानी एक लड़का, एक लड़की है। लेकिन दोनों के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो कैरेक्टर है ये शादीशुदा लोगों का है, यानी जो मर्द है वो भी शादीशुदा है, जो खातून है या लेडी है वो भी शादीशुदा है। लेकिन एक शौक़ है उन्हें क़रीब करता है और शौक़ कोई ऐसा वैसा शौक़ नहीं है, बल्कि किताबों का शौक़ है। और बल्कि और आपको बता दूँ कि ये अदब का, शायरी का शौक़ है जो दोनों को एक दूसरे के करीब करता है। और ये इनकी जो मुलाकात होती है वो मेट्रो जो रेल है उसके प्लेटफार्म पर होती है। तो बहरहाल पूरी कहानी हम सुनेंगे राज आर से। तो हमारा जो पहला सवाल है, और आपने जैसा दौरान गुफ्तगू यानी बातचीत के दौरान ये बताया कि आपने इससे पहले भी 2 फ़िल्में बनाई हैं, लेकिन मल्लेशम जो तेलुगु फ़िल्म थी वो बहुत मकबूल रही, 2019 की फ़िल्म। तो आप ये बताइए कि मल्लेशम में और अब जो आपने हिंदी फ़िल्म बनाई है 8 AM मेट्रो में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है? हाँ साहब, फर्स्ट थैंक यू इस शो पे हम मेरा मूवी प्रमोट कर रहे हैं और एक चांस दे बात करने के लिए। पर पहले बता दूं कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। जी। और मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ मैं उर्दू से और सीखने में। जी। मगर मेरी मतलब 20-30 साल ज़्यादा बात भी नहीं किया और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं मतलब हिंदी में, तो माफ़ कर दीजिए कहीं गलती हो गई से। तो ये मल्लेशम जो है वो रूरल इंजीनियरिंग के बारे में है। अच्छा। कि कोई अपना, अब वो तेलंगाना में सेट है, नलगोंडा में। तो एक आदमी जो 6th क्लास फेल हुआ था पर पद्मश्री लाया हो, वो भी एक मशीन तैयार किया हो। तो मैं इसलिए बनाना चाहता था कि अब हम लोग कभी कभी पेपर में पढ़ते रहते, 10th फेल हो गए, 12th फेल हो गए करके लोग कभी कभी सुसाइड कर लेते। तो मैं सोचा ऐसा एक स्टोरी बनाना कि लोगों को लगना कि अगर 6th क्लास वाला इतना कुछ कर सकता तो मैं और कितना कर सकता हूँ। तो कभी भी एक फेल्यूर जो है, और बहुत कितने बार फेल होने के बाद भी एक सक्सेस कर सकते हैं। अब मेरा भी जो है, मैं 2007 में एक फिल्म बनाया था। अच्छा। वो लिखा था, मैं डायरेक्ट नहीं किया, वो लिखा था और प्रोड्यूस किया था। वो तमिल फिल्म है 2007 में, वो पूरा डूब गया था। अच्छा। उसके बाद मुझे फिल्म से कुछ करना ही नहीं था, थोड़ा बिटर था मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा। तो फिर इनका इंटरव्यू देखा, मैं बोला एक 6th क्लास जो फेल हुआ इतना कर पाया, हासिल कर पाया, तो मैं तो एक बार फेल हुआ तो शायद मैं और एक बार ट्राई करूँगा। तो उनका ही मेरा इंस्पिरेशन था और उन्हीं पे बनाया मैं। अच्छा। तो वो था मलेशियम का हिस्ट्री। और उसके बाद मुझे एक पोएट्री और लिटरेचर पे एक मूवी बनाना था। और भी थोड़े है उसमें, बट ये मेनली पोएट्री और लिटरेचर। और पहले तेलुगु में सोचा मैं,
तो तेलुगु में बहुत अच्छे एक राइटर है, लिरिसिस्ट है, सिरवेनेला साहब करके। तो उनसे काम कर रहा था, पर साहब गुजर गए। और फिर एक्टर्स भी थोड़े, बहुत लोगों को मैं ये स्टोरी समझाया मगर उन लोग को अच्छा नहीं लगा, थोड़ा ऑफ बीट है ऐसा करके। तो फिर मैं सोचा ठीक है, इसमें हिंदी एक्टर्स मिल गए और मुझे गुलजार साहब चाहिए था ये नज़्म लिखने के लिए। तो फिर साहब मान लिए, 1 साल लगा मुझे सार का नंबर लाने के लिए सब। अच्छा। तो फिर सार मान लिए। और तो ये जो है आजकल हम लोग बस इंजीनियरिंग ये सब के लिए इम्पोर्टेंस है, पर मेरे ख्याल से पोएट्री, लिटरेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आदमी को लाइक कभी कभी एक फ्रेंड जैसा है किताब। तो कभी आप थोड़ा परेशान है वो है तो किताब कभी नहीं छोड़ेगा आपको, यानी लोनलीनेस जो होता है वो दूर हाँ करेगा। दूर करेगा। और एक अच्छी किताब पढ़ लिए। और एक चीज़ है कि आप एक ज़िंदगी में बहुत सारे ज़िंदगी नहीं जी सकते, बट किताबों के माध्यम से ना आप कितने भी मतलब वो ये, और ना ये ब्रेन भी थोड़ा नैरो माइंडेड नहीं रहता, क्योंकि आप ये कैरेक्टर ऐसा है, ये कैरेक्टर ऐसा है, तो आप कम जजमेंटल बनेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं बोले कि यही सही है यही गलत, नहीं तो आप थोड़ा लिबरल होंगे आप। तो बहुत चीज़ों के लिए, सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है बुक्स और पोएट्री, लिटरेचर, ऐसा। मेरे ख्याल से तो मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर मैं ऑडियंस के मतलब मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं उतना नॉलेज नहीं है, मगर लिखने वाले बहुत लोग आना चाहिए। और एक बात बताइए कि जो भी फिल्म्स बनती हैं वो रिसर्च बेस्ड होती हैं, तो आपने जो 8 AM मेट्रो बनाई है उसके लिए भी कुछ रिसर्च की होगी? हाँ, इसमें एक मेंटल हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट है कि सभी लोग कभी ना कभी थोड़े प्रॉब्लम से गुजरेंगे। मतलब हर एक बंदा, मतलब थोड़े लोग स्ट्रांग होंगे, थोड़े लोग नहीं। और जो स्ट्रांग भी होगा बट सिचुएशन के हिसाब से डाउन हो सकता, कुछ भी बिजनेस हो सकता, नहीं तो फैमिली प्रॉब्लम हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो आजकल के ये भागदौड़ के ज़माना है, तो और ये ज़्यादा होते ही रहेंगे। तो ये इस पे थोड़ा 3 साल रिसर्च किया मैं। अच्छा, और उसके ऊपर और रिसर्च के ऊपर बनाया है ये फिल्म। अच्छा, आपने गुलजार साहब की बात की। गुलजार साहब का अगर वो दस्तयाब भी होते हैं तो बड़ी मुश्किल से होते हैं, तो आपने 1 साल तक उनका इंतज़ार किया। तो ये बताइए कि जो नज़्म की बात आपने की, कितनी नज़में इसमें फ़िल्म में हैं? इसमें बीच-बीच में आते रहेंगे छोटे, छोटे-छोटे, बड़े। अच्छा। सो टोटल 7 है। गुलजार साहब के? गुलजार साहब के। बट अच्छा। एक फॉर एग्ज़ाम्पल है कि बस 2 लाइन का है। अच्छा। और फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल ऐसा था, 1000 बातें थी कहने को लेकिन उनकी बेरुखी सुन के चुप हो गई। हाय हाय, बहुत खूब। हाँ, बस 2 लाइन, बट उनका वॉइस ओवर, राइट, उनका जो सोच रहे हैं, अच्छा। 2 लाइन में ही काफ़ी है कभी कभी। और कभी कभी लाइक फादर एक डॉटर को लिखने का पोएम है, वो नज़्म जो है शायद 12 लाइन्स 14 लाइन्स। सो 2 लाइन 4 लाइन ऐसे मिला के बीच बीच में आते रहता हो वॉइस ओवर्स, वो 7 है। राजा, आप ये बताइए कि अक्सर फिल्मों में ये देखा जाता है कि एक्शन जो फिल्में होती हैं वो कामयाब रहती हैं, लेकिन आपकी जो फिल्म है 8 AM मेट्रो, वो एक्शन फिल्म है या फिर रोमांटिक फिल्म है, क्या है ये? बस एक ह्यूमन इमोशन वाला फिल्म है। शायद उतना कमर्शियल नहीं है, थोड़े लोगों को थोड़ा स्लो भी लगेगा। अच्छा। मगर मेरे ख्याल से ना अब हर एक तरह के मूवी बनना चाहिए। अच्छा, ठीक है, हमको मालूम है कि मसाला ही बिकेगा। अब आजकल पहले भी मसाला बिकता था, अभी भी बिक रहा है, फ्यूचर में भी बिक रहा है। पर मेरे ख्याल से ऐसे डिफरेंट फिल्म्स भी बनना चाहिए, क्योंकि बोर हो जाएंगे, नहीं तो एक ही नहीं देख सकते ना। एक आध बार ऐसे मतलब थोड़ा मूवी जो आप थोड़ा आराम से देखेंगे, जैसे एक बुक पढ़ रहे हो, थोड़ा पेशेंस से आराम से देखना, तो ऐसे मूवी भी बनना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मेरे दिलचस्पी तो ऐसे मूवीज़ पे है, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है ये। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये एक शौक़ ऐसा है कि इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद वो फिल्मों की तरफ आए, एक राइटर भी हैं, एक डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो इन्होंने 8 AM मेट्रो फिल्म बनाई है उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है और शहर में लोग उसे देख रहे हैं, और जो क्रिटिक्स हैं वो भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। उनके जो रिव्यूज़ आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो रिव्यूज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है उस बारे में राज आर्ट से बात करते हैं। रिव्यूज़ किस तरह के रहे? अब रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन क्रॉनिकल, सभी बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, तो बहुत खुशी हुई। अच्छा। अब
थोड़े लोग भी अगर आकर देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। बट मुझे मालूम था कि ये बहुत लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो वैसे फिल्म नहीं है जो कमर्शियल फिल्म नहीं है। पर जो कुछ भी थोड़े सीरियस फिल्म, सीरियस नहीं बोलूँगा मगर थोड़ा पेशेंस से तो अच्छा। जो देखेंगे जी। उनके लिए पसंद आएगा। अच्छा। जो ट्रेलर तो है यूट्यूब में, जिनको ट्रेलर पसंद आएगा उनको मूवी पसंद आएगी। जी। अच्छा, ये बताइए कितने दिन में ये फिल्म बनी या कितने महीनों में, कितने साल में ये फिल्म बनी है? स्टार्ट से एंडिंग तो इसको 3 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ। मतलब लिखना, एक्टर्स को पकड़ना, फिर प्री प्रोडक्शन, अच्छा। पोस्ट प्रोडक्शन, 3 साल लग गए। आप ये बताइए कि प्री प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन है, उसमें सबसे यानी टेस्टिंग टाइम कौन सा होता है? टेस्टिंग टाइम तो प्रोडक्शन होता ही है, क्योंकि जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं तो उतना पैसा वेस्ट हो रहा है। तो पैसों के मामले से तो प्रोडक्शन स्ट्रेसफुल है, बट मुश्किल तो राइटिंग और प्री प्रोडक्शन में है। क्योंकि वहाँ अगर ठीक नहीं है तो बाकी का पूरा गलत जाएगा। तो ज़्यादा एफर्ट वहाँ है, स्ट्रेस प्रोडक्शन पे है, क्योंकि पैसों का मामला है। आपने मैंने उसका ट्रेलर भी देखा है, बहुत ही प्यारा ट्रेलर आपने बनाया है और मैं समझता हूँ कि ये फिल्म चलेगी ज़रूर, लोगों को पसंद भी आएगी। लेकिन आप देखेंगे कि हैदराबाद को आपने उसमें पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर आपने न्यू सिटी का जो हाईटेक सिटी के बारे में बताया है, वहाँ पर वो शूटिंग शामिल है। हैदराबाद में भी आपने कई लोकेशंस पे शूटिंग की है, तो उस बारे में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक है कि मैं हैदराबाद में पैदा नहीं हुआ, मगर टू सम एक्सटेंट बोल सकते हैं कि मैं आउटसाइडर हूँ हैदराबाद का। पर मैं बहुत ही, मतलब मेरा एक कर्जा हुआ है हैदराबाद। मतलब मैं हैदराबाद, मेरे को एजुकेशन दी है। अच्छा, बहुत खूब। मेरे को पहला जॉब दिया है, तो एक ग्रैटिट्यूड रहता कि ये शहर सब कुछ दिया मुझे। तो ये मेरा एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है और एफर्ट है कि हैदराबाद को एक बहुत ही खूबसूरत तरह से दुनिया को दिखाएं। जी, बहुत अच्छा। और 2 कैरेक्टर्स है इसमें, दोनों के थोड़े सिमिलैरिटीज है और दोनों के थोड़े डिफरेंसेस है। अच्छा। तो ये 2 कैरेक्टर्स के हिसाब से मैं सिटी को वैसा चुना। अच्छा। एक सिटी है जो अब पूरा हाईटेक सिटी के साइड है। अच्छा। और एक सिटी है जो हेरिटेज है। अच्छा। अपने पैलेसेस है, एक 500 साल पहले के पैलेसेस है, मॉन्यूमेंट्स है। जी। ये सबको मैं एक अलग दिखाया। अब चार मीनार साइड वो बुक शॉप में जाएगा वो, तो मेरा जो 2 कैरेक्टर्स है उसके हिसाब से मैं सिटी को भी 2 कैरेक्टर्स बना दिया। वेरी गुड। कि 2 कैरेक्टर्स है, थोड़े सिमिलैरिटीज है, थोड़े डिफरेंसेस है, फिर भी कैसे ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप बन सकता। तो वो दिखाना, मतलब वो कैरेक्टर्स जैसा है वैसा इस सिटी को भी मैं डिवाइड किया और दोनों को खूबसूरत ढंग से, मतलब दोनों भी इम्पोर्टेंट है कि ये हाईटेक जो है वो इम्पोर्टेंट है सिटी को ग्रो करने के लिए, बट अपना एक कल्चर है और हेरिटेज है, उसको संभालना भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये रहने से उसको केयर कम करना, नहीं तो खाली है, ऐसे भी नहीं चलेगा। तो ये प्रोग्रेस भी चाहिए और अपना कल्चर जो है, हेरिटेज जो है, मॉन्यूमेंट्स जो है, उसको बहुत ही, मतलब एक कीमती है, उसको मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत ही प्रेशियस है वो, उसको वैसे ही संभालना पड़ता है, उसको वो इज्जत देना पड़ता है, उसको संभालना भी पड़ता है उसको। जी, आप ये बताइए कि लोकेशंस की बात करते हैं, होल सिटी आपने गए, वहाँ पर भी शूटिंग की है, तो किन किन लोकेशंस पर की है आप? हाँ, तो ये हीरो जो है एवरीडे एक बुक शॉप हो जाता है। अब चारमीनार के पास वो गलियों में एक बुक शॉप है, उसमें आप 200-300 साल पुराने बुक्स भी मिलेंगे आपको। तो अहमद बाफना जी है, वो जो उनके बुक शॉप दिए है हमको, वो ऑलरेडी इंटरनेट पे फेमस है। आप सर्च करेंगे तो 100 साल पहले के बुक्स कहाँ मिलेंगे, तो उर्दू के, पर्शियन के, वो लैंग्वेज में मिलेंगे। तो मुझे वहीं करना था वो शूटिंग। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ है। अब चार मीनार तो हर मूवी में है, तो उसको भी थोड़ा दिखाना है लोगों के लिए। पर फिर पैलेसेस, फलकनुमा पैलेस, चौमला और पैगा टूम्स, और प्रमोशन के लिए जो वीडियो बनाए वो 7 टूम्स है। तो ये सब हैदराबाद का कल्चर है, वो है। तो वो भी पूरा बहुत ही, मतलब बाहर किसी को देखने से लगना कि यार, अरे यार इतना खूबसूरत कौन बनाया है, कैसे बनाया है। जी। चार मीनार को तो आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में पेश किया। मैं समझता हूँ कि जिस तरह डायरेक्शन आपने दिया है, तो उससे ऐसा लगेगा कि जो बाहर है, फॉरेन कंट्रीज़ में है, स्पेशली आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे, तो वहाँ के जो हैदराबादी लोग रहते हैं वो बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से जी, मुझे मतलब मैं याद भी नहीं कि
20-30 साल में कोई हिंदी पिक्चर बनी हो जो हैदराबाद को दिखाया हो। जी मतलब जिस तरह से मैं दिखाया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि अगर कोई इससे पहले कोई ऐसे हैदराबाद को ऐसा दिखाया है। जी जी मतलब तेलुगु मूवीज में अब हैदराबाद तो दिखता ही है, जी हाँ। मगर ऐसे ही मतलब एक दुर्गम चेरू के पास कुछ हो गया, नहीं तो जी चार हाँ। मीनार के शॉट हो गए, एक दो ऐसे, मतलब पूरा हैदराबाद को ही शोकेस करना, जी वो भी हिंदी फिल्म में, रेगुलर मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में। मेरे ख्याल से ये एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट टाइम हो सकता मेरे ख्याल से। एक बात मैंने आपकी फिल्म में देखी है, तो एटीएम मेट्रो में आपने जिस तरह जो कैरेक्टर्स का इंतखाब किया है, उन्हें चुना है, तो ऐसा लगता है कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो क्या है, हमारा व्यूवर पहचान नहीं सकता उसे। जब फिल्म खत्म होता है जब ही पता चलता है कि ये होने वाला है, जी ये हाँ हुआ है। हाँ, है ये फिल्म में वैसे हाँ। अब पहले आपको लगेगा शायद डिफरेंट है, जी हाँ। पर आप जब देखेंगे तो लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही डिफरेंट है, जो हम लोग सोचे वैसे नहीं है। तो वैसा तो ट्विस्ट तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको थोड़ा शायद अगर स्लो रहेगा, क्योंकि ये पोएट्री वेट्री और बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। पर उसके बाद फिर एक अच्छा सा, फिर आपको थिएटर में आने के बाद मतलब पूरा मूवी होने तक एक अच्छा सेटिस्फैक्शन। हैदराबाद की बात करते हैं हम, फिर नेशनल लेवल की बात करते हैं, तो कितने थिएटर्स में ये फिल्म रिलीज हुई है नेशनल लेवल पर? नेशनल पर 70-80 थिएटर्स। अच्छा। अब हैदराबाद में जो है 3 थिएटर। जी जी। तो कहाँ कहाँ? अब एक मुसराबाग में पीवीआर, और एक पीवीआर आइकॉन मादापुर, और जीएसएम मॉल मदीनागुड़ा में। जी जी जी। तो कल परसों तक तो रहेगा। अच्छा। अब शायद थोड़े लोग देखेंगे तो और एक हफ्ता भी नहीं, लोग मैं समझता हूँ कि पसंद कर रहे हैं वो। हाँ। तो क्या आपका इरादा है कि ओटीटी जो स्पेस है उसको? हाँ, ओटीटी में, मतलब ये मूवी ओटीटी के लिए है, पर मैं साउंड और म्यूजिक पे इतना खर्च किया और इतना एफर्ट लगाया कि ठीक है चंद लोग भी देखेंगे तो मुझे उनको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना था। जी जी। अब ओटीटी में लोग फ़ोन में देखेंगे, कंप्यूटर में देखेंगे, और नहीं तो छोटा सा टीवी में देखेंगे, वो कभी भी जस्टिस नहीं करता। हम लोग कितना मुश्किल से वो साउंड डिज़ाइन करें, तो मुझे इसलिए मैं थिएटर में रिलीज़ किया। ठीक है यार, 1000 में चलो 10 ही आएंगे, और 100 में 10 आएंगे, 5 आएंगे, पर उनको एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना, उस साउंड डिज़ाइन, क्योंकि उसमें उतना मेहनत हुआ उसमें। आप फ़ोन में उसका वो क्वालिटी आप जज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अच्छा, तो ये रीज़न है मैं थिएटर में ही रिलीज़ किया इसको। आप ये बताइए कि जो प्रेजेंट डेज में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, ऐसा लगता है कि एक मसाला फिल्म्स बन रही है कि हीरोइन के कपड़े जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और वो अलग अंदाज में उसका जो अपीयरेंस होता है बहुत ही अजीबोगरीब होता है, फैमिली देख नहीं सकती। आपने उन तमाम को छोड़कर ऐसी फिल्म क्यों बनाई? वैसे फिल्म नहीं बनाता, मगर मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, मतलब मैं नहीं बनाऊँगा, मगर अच्छा। उसको मैं गलत नहीं बोलता, क्योंकि देखने वाले हैं, बनाने वाले हैं। जी जी। तो अब उनकी मर्जी है। अब मैं जिस तरह से सोचता हूँ और जिस तरह से मूवी बनाता हूँ, देखने वाले भी कम है, मगर मैं खुश हूँ ऐसे से। पर मेरे ख्याल से तो वो तो रहेगा ही, पर कभी कभी अब ऑडियंस भी ऐसे अगर मूवी भी थोड़ा एंकरेज करेंगे तो और 4 लोग ऐसे मूवी भी बनाएंगे। बहुत ही प्यारी बात कही है। मैं समझता हूँ कि आज जो साफ़ सुथरी फिल्में बन रही हैं, जिस तरह के राज आर ने हिम्मत की है, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक शायरी पर, और आप देखेंगे कि किताबों पर अगर कोई फिल्म बनाता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही साफ़ सुथरी होगी। उसका जो कैरेक्टर है, मैन ऑफ कैरेक्टर भी उसे कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल हर कोई कमर्शियल हो गया है। लेकिन राज आर ने ये बता दिया है कि पैसा ही या फ़ायदा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो हमारी ट्रेडिशंस है, हमारी रिवायात है, हमारा जो कल्चर है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और उन्होंने जिस तरह कहा है कि मैंने हैदराबाद के पुराने शहर को भी और नए शहर को भी बहुत ही प्यारे अंदाज में पेश किया है, तो बहरहाल हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि ग्रैटिट्यूड है टूवर्ड्स हैदराबाद, तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद का हर कोई शुक्रगुजार है, क्योंकि ये वो शहर है जो हर किसी को अपने दामन में पनाह देता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर।